बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूं आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, कबल आपको बताते चलें कि दूसरी तफसीलात में जाने से पहले सबसे पहली आपके साथ जो न्यूज़ शेयर करेंगे, जिसके पॉइंट जो हैं वो जब मंजर आम पर आए तो उसने ज़रा तहलका भी मचाया है, क्योंकि न्यूक्लियर डील का 7वां राउंड हुआ। उस 7वें राउंड के बारे में कयास आराइयाँ की जा रही थी कि ये बहुत जल्द जो है सारे मामला तय हो जाएंगे, मगर इसके मुखालिफ हुई सूरत हाल। और हुआ कुछ इस तरीके से कि ईरान के डील में बैठने से पहले ही नेड प्राइस, जो कि यूएस के सेक्रेटरी हैं, और उन्होंने बाकायदा तौर पर व्हाइट हाउस का स्टांस पेश किया कि ये लास्ट चांस है, और इसी स्टांस को कंटिन्यू किया यूरोपीय यूनियन के मुबस्सरीन ने और साथ में जो डेलीगेशंस में बैठे हुए थे। कहा यह जा रहा था कि इस बार रशिया और चाइना ने फोर्स किया है ईरान को अपने पॉइंट्स के ऊपर नजरसानी करने के लिए, और उसके बाद दोबारा जो ये सिलसिला 7वां जो फेज शुरू हुआ है उसकी सेकंड टॉक्स जो हैं वो कल रात में हुई हैं। और जो मंजर आम पर पॉइंट्स हैं वो बड़े ही पेचीदा से हैं, क्योंकि एक तरफ इसराइल का बेनी गेंट्स और मोसाद का चीफ जो है वो यूएस में बैठ के 2 दिन कबल एक ऐलान करता है कि जनवरी में वो एक हैवी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, और जिसमें बाकायदा तौर पर उन्होंने इस बात का तस्करा किया कि वो ईरान के जो अहम अहदाफ हैं उसकी बाकायदा तौर पर प्रैक्टिस करेंगे। और व्हाइट हाउस का जो स्टांस है वो भी इससे रिलेट करता है। कहानी किस सिमत में रशिया चाइना ने क्यों ईरान को फोर्स किया, ये बहुत ही अहमियत की हामिल है, और इसके हवाले से अपने इस वीलॉग में तफसील से बयान करते हैं और आपको बताते हैं। उससे कबल नए आने वाले नाज़रीन से इल्तमास करेंगे कि अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहली जो न्यूज़ है उसमें जाने से कबल आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बता दें कि जब ये सेकंड टॉक्स 7th फेज का जो राउंड है और उसका जो सेकंड टॉक है वो शुरू हुआ होने से कबल बेनी गेंट्स, इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर और मोसाद का चीफ वो वाशिंगटन पहुंचे। वाशिंगटन पहुंचने के बाद बाकायदा उन्होंने अपना प्लान बताया। प्लान बी के ऊपर अमल करने के लिए वो रोज़े अव्वल सफ़े अव्वल से जो है ना वो काम कर रहे हैं, और उसमें उनका कहना ये था कि अगर ईरान जो है वो न्यूक्लियर डील्स के ऊपर अभी भी पॉइंट्स पे राजी नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि ईरान टाइम फ्रेम एक्सटेंड कर रहा है, क्योंकि 5.5 माह का गैप आया, और उस गैप में उसने अपना जो ओवरऑल यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोग्राम था वो 60 to 90% पे लेके जा चुका है, और जिसके बाद अब बहुत ही कम अरसा रह गया है कि वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल कर सके। अब ये सिनेरियो उनकी तरफ से थी। उनकी रिपोर्ट जो है वाशिंगटन में मंजर आम पर आई, जिसने तहलका जरूर मचाया। ईरान में खुलबुली भी हुई इस हवाले से कि अगर ये टॉक्स फेल हो जाती हैं तो दोबारा जो है वो जंग की तरफ जा सकता है। और अमेरिका ने भी इस बात का स्टांस दिया, मतलब इस बात की तस्दीक की है और स्टांस दिया है व्हाइट हाउस ने कि ये डिप्लोमेसी फेज होती है, तो वो अपने डेलीगेशन को उन्होंने बाकायदा तौर पर इस बात के लिए रजामंद किया है और उनको बता दिया है कि फिर दूसरा रास्ता इख्तियार किया जाएगा। तो दूसरा रास्ता क्या है वो आपने सबने देख लिया, और अफगानिस्तान में भी दूसरा रास्ता इख्तियार किया गया था, मगर 20 साल बाद फिर भागना पड़ा, और ऐसे भागना पड़ा कि अपना तमाम तर जंगी साजो सामान जो है वो तालिबान के हाथों में छोड़ना पड़ा, और वही तालिबान जिनके खिलाफ वो लड़ रहे थे आज उनसे मामला तय करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और इस वक्त दूसरा इस्लामी मुल्क ईरान, जो कि एटमी कुव्वत बन चुका है अनऑफिशियली तौर पर, ऑफिशियली तौर के ऊपर बेनी गेंट्स की रिपोर्ट में भी इस बात का इशारा दिया गया है कि बहुत से न्यूक्लियर टेस्ट जो हैं वो हो चुके हैं। और जो लास्ट वीक जो एक टेस्ट हुआ था, बैलिस्टिक टेस्ट जिसे कहा गया था, और वो डिफेंस सिस्टम का टेस्ट था, वो आयरन डोम के मुकाबले में वो टेस्ट हुआ है, और उसने अपने जितने भी न्यूक्लियर साइट्स हैं उनके ऊपर इंस्टॉल कर दिया है। साथ साथ उन्होंने मेन मुकामात के ऊपर उसको इंस्टॉल किया है, और जिसकी मदद के बारे में कहा गया है कि वो रशिया ने की है। अब दूसरी जानिब जो इकोनॉमी की सिचुएशन है वो ईरान की बड़ी वर्स्ट है। ये बात यूएस और इसराइल दोनों को मालूम है। इसी वजह से उन्होंने अपना जो बजट एलोकेट किया था, आईडीएफ ने यहाँ पर डायरेक्टली वॉर के बजाय उन्होंने स्लीपर सेल्स को एक्टिव किया है, और उस स्लीपर सेल्स के एक्टिव करने से जो वहाँ के मसाइल थे उसको उजागर करना शुरू कर दिया। जैसे वाटर क्राइसिस बहुत बड़ा एक इशू है, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि ईरान में कहा यह भी जा रहा है कि माइनिंग, क्रिप्टो माइनिंग का बहुत बड़ा नेटवर्क इंस्टॉल है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत बड़ा जो चंक है वो वहाँ जाता है, और वो
करप्ट हो रहा है इस वक्त, मतलब पूरा निज़ाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसकी वजह से मुतासर हो रहा है। मगर यहाँ पे सोचने की और समझने की सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो अमेरिका की तरफ से और यूरोपीय यूनियन की तरफ से जो प्रेशर आ रहा है, यूरोपीय डेलीगेशन जो है वो इस वियना टॉक्स में बैठा था, उसमें एक पॉइंट मंजर आम पर यह आया कि सैंक्शंस को क्यों रिमूव किया जाए, बल्कि सैंक्शंस को और सख्त किया जाए, क्योंकि ईरान जो है वो किसी भी तौर पर ये दिखता नजर नहीं आ रहा कि वो न्यूक्लियर साइट्स को जो है वो बंद कर रहा है या यूरेनियम इनरिचमेंट को जो है वो कम कर रहा है। और जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन है उसके जो फोटोग्राफ्स जब मंजर आम पर रिपोर्ट में आए तो उन्होंने कहा कि ये इनरिचमेंट हो रही है, और जिसके बाद जब नेक्स्ट विजिट के ऊपर ईरान ने मना कर दिया तो वहां से शुकूक व शुबहात जन्म लेने लगे। और वो शुकूक व शुबहात इसलिए जन्म लेने लगे क्योंकि सुप्रीम लीडर ने कैटेगोरिकली इस बात को मना कर दिया था कि आप हमारी कोई तस्वीर बाहर नहीं ले जाएंगे, और जब तक यूएस जो है वो सैंक्शंस नहीं लिफ्ट करता, हटाता नहीं है, तो उस वक्त तक हम कोई भी मदद करने को तैयार नहीं हैं। ये सुप्रीम लीडर का बयान था जिसको कैरी फॉरवर्ड किया हसन रूहानी के बाद इब्राहिम रईसी ने, और अब जब रशिया और चाइना ने प्रेशराइज किया है, क्योंकि खित्ते में इस ब्लॉक का बड़ा एक काम होने जा रहा है, और रशिया और चाइना जो है वो ईरान को साथ मिला रहे हैं, साथ में पाकिस्तान तो है ही है। मगर यहाँ पर ये बात जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि चाइना की ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान और ईरान। चाबहार डैम जो कि इंडिया बनाने की कोशिशों में मसरूफ था, वो जो कि रुक गया। सी पैक का जो रूट है उसमें ईरान को भी शामिल करने का अंदेशा दिया गया है, और 25 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है उसका एक पार्ट सी पैक से रिलेट भी करता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान, तेहरान और टर्की जो इस्तांबुल की एक पाइप वो है ट्रेन सर्विस है, उसको भी दोबारा से इनॉग्रेट कर दिया गया है या इनिशिएट कर दिया गया है, जिससे ये बात तो साबित होती है कि इस पूरे रूट के ऊपर जो ट्रांजैक्शनल वैल्यूज हैं वो चाइना को बड़ा बेनिफिट करेंगी, पाकिस्तान को भी करेंगी, तेहरान को भी करेंगी और टर्की को भी करेंगी, क्योंकि टर्की से फिर यूरोपीय यूनियन में वो माल सप्लाई होगा और जाएगा, जिसमें चाइना की ब्रांडिंग होगी। हो सकता है पाकिस्तान का भी काम हो, ईरान का भी हो और टर्की का भी इनफैक्ट हो। वो जो रेलवे लाइन है वो इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल है, और उसके लिए बहुत सारे ममालिक ने इनसे रब्ता किया है। इंडिया से वो नहीं गुजर रही। इंडिया ने भी दर पर्दा जो है वो उन्होंने इस बात का इजहार किया ईरान से कि हमें भी इसमें शमूलियत इख्तियार करनी है, क्योंकि पूरी मार्केट तक रसाई जो है विद इन 15 to 20 डेज हो सकती है, वरना सी रूट, सी पोर्ट एरिया से ये 2 से 3 महीने लग जाते हैं, 1 महीने से ऊपर, क्योंकि ओवरऑल जो रेड सी और पर्शियन गल्फ है वहां पर भी जो शिपमेंट्स हैं उनकी ट्रांजैक्शनल की वजह से टाइम फ्रेम बहुत बढ़ जाता है और डिस्टेंस बहुत है, खर्चा बहुत है। खैर, यहाँ पे वियना टॉक्स के हवाले से आपको बताता चलूं कि नेक्स्ट वीडियो में आपको हम तफसील से पॉइंट्स बताएंगे, क्योंकि इनिशियल पॉइंट्स ये आए हैं कि इस वक्त ईरान के ऊपर जंगी तैयारियां की जा रही हैं और बहुत जल्द कोई इसके ऊपर रद्द अमल भी दिया जाएगा। उस वक्त तक आप देखते रहिए, और अब से 2 घंटे बाद दोबारा हम पॉइंट्स के साथ हाजिर होंगे, जो कि हम कंप्लीट पॉइंट्स आपको शेयर करेंगे, जिसमें बताएंगे कि ईरान ने क्या बात की और यूएस ने क्या बात की इनडायरेक्टली। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज। कमेंट में लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।